850 गांव जलाए गए और अनगिनत महिलाओं से बलात्कारी घटनाएं हुई। अनगिनत लोग शिविरों में, लाखों लोग शिविरों में डाल दिए, जो पकड़ा शिविर में डाल दिया, पीछे से जमीन हड़पी। अब ये शांति को लेकर जो वार्ता करने जा रहे हैं, आखिर हिसार को चुनने की क्या वजह रही है? सरकार ने वार्ता के लिए बुला के गिरफ्तार कर लिया और पीछे से आंदोलन खत्म कर दिया। ये जो गैर ईमानदारी, ये सरकार को छोड़नी पड़ेगी अपने देश के लोगों के लिए। आप उनको बैठ के नहीं समझाएंगे, जब तक आप उनको आईना नहीं दिखाएंगे तो वो देखेंगे कैसे? आईना दिखाना भी तो जरूरी है। कि एक मंत्री कह रहा कि सेना झुकती है प्रधानमंत्री मोदी के आगे, जो सेना सबसे बड़ी स्वायत्त संस्था है, वो कैसे किसी प्रधानमंत्री आगे झुक सकती है? लेकिन वो कह रहा उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ताकि ये खून खराबा रुके। रोजाना जो लोग मर रहे हैं, आज भी खबर है कि 20 नक्सलवादी मारे गए, कुछ दिन पहले खबर थी 31 नक्सलवादी मारे गए। ये पुलिस, वहाँ के नेता, वहाँ का सभी सिस्टम उन्हीं का साथ दे रहा जिनके पास जमीन है। तो उन लोगों ने हथियार उठाए अपनी सेफ्टी में, अपने बचाव में। खासकर जो सेना के अंदर जो लोग होते हैं, वो गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं जो सेना में भर्ती होते हैं। पहाड़ों के अंदर जो खान है, कच्चा माल है, उसको उजाड़ के, उसको लूट के ले जाना चाहती है। युद्ध हमें सिर्फ मौत देता है, जिंदगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णपा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और ये जो लाइनें हमने आपको सुनाई है, ये लाइनें जो है हमें उदय यादव जी ने जो है सुनाई थी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हिसार से हैं। और अगर स्पेशली बात करें तो भाई का एक चैनल है जनमंच, जिसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई जाती है। हिसार में वैसे और भी जो है आपने सोशल मीडिया चैनल देखे होंगे जो जूते चप्पल बेचते हैं, लेकिन जनमंच की अगर बात करें, पूरी तरीके से जो है किसानों को समर्पित है और युवाओं को समर्पित है, और लगातार आवाज जो है वो बुलंद करते रहते हैं। सबसे पहले तो उदय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपका भी धन्यवाद, जो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, गंभीर मुद्दा जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं। उदय भाई, मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल पर मैं देख रहा था, आपने कहा कि युद्ध हमें मौत देता है, जिंदगी नहीं। तो क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो, युद्ध घर के अंदर लड़ाई भी हो जाए ना, तो कोई उसको अच्छा नहीं कहता। वो कहेंगे कि यह लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये तो युद्ध की बात है, जहाँ एक तरफ बहुत मजबूत सेना है और भारत पाकिस्तान की बात करें तो दूसरी तरफ भी मजबूत सेना थी, और वो मजबूत सेना के साथ दूसरे बड़े देश मिले हुए हैं। और उस दोनों की लड़ाई में भी हमने शांति की बातचीत की कि दोनों तरफ से जो लोग मरेंगे, खासकर जो सेना के अंदर जो लोग होते हैं, वो गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं जो सेना में भर्ती होते हैं। और ये जो लड़ाई है वो रुकनी चाहिए, उस पर हमने बातचीत की वो, और एक राहत की सांस ली कि दोनों देशों के बीच युद्ध रुक गया, अच्छा लगा। लेकिन भारत के अंदर आप देखोगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र का जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पे लंबे टाइम से युद्ध चला हुआ है आदिवासियों के बीच में और कारपोरेट के बीच में। कारपोरेट जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, खासकर अमेरिका और उसके गठजोड़ की कंपनियां, भारत की कंपनियां, जो वहाँ जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों के अंदर जो खान है, कच्चा माल है, उसको उजाड़ के, उसको लूट के ले जाना चाहती है। लोहा को ले जाना चाहती है, अबरक को ले जाना चाहती है, पहाड़ को लूट रही है। जैसे अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और फिर उसको पक्के में महंगे में बेचते थे। तो अंग्रेजों वो बेच देते थे। हमें बेचते, अंग्रेजों के खिलाफ भी ये लड़ाई थी। तो आदिवासी जो लोग वहाँ रहते हैं, सदियों से रह रहे हैं, तो वो जंगल के बिना नहीं रह सकते, पहाड़ के बिना नहीं रह सकते, और हम भी नहीं रह पाएंगे। उदय भाई, मैं ना मतलब कई समय पहले से ना आपसे का इंटरव्यू करने की सोच रहा था, क्योंकि आतंकवाद के बारे में सब जानते हैं, लेकिन नक्सली जो है ना उनके बारे में नहीं जानता। आखिर नक्सली किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। क्योंकि आप जिन एरियो की बात कर रहे हैं ना, वहां पर इस तरीके के जो गुट होते हैं जो ये सब सहन नहीं कर पाते, जैसा आपने बताया कि जंगल बचाने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जमीन बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं नक्सलवादी कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? देखो, नक्सलवादी की परिभाषा के लिए एक व्यापक हमने एक समझ बनानी पड़ेगी, एक अलग से इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा कम शब्दों में बताऊं तो ये है कि नक्सलबाड़ी एक जगह है। नक्सलबाड़ी में 70 के दौर में, 1970 के दौर में बंगाल में जो नक्सलबाड़ी जगह है, वहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ कि जमीन बोने वाले की हो, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा आंदोलन था, जमीन बोने वालों की होनी चाहिए।
और जो कम्युनिस्ट जो लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग ने उसका नेतृत्व किया नक्सलबाड़ी के इलाके में, और देश के अंदर कानून बना कि 17 एकड़ से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं रख पाएगा। तो बंगाल में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह हज़ारों-हज़ारों एकड़ ज़मीन लोगों के पास थी। तो कानून बन गया है। तो जो ज़मीन बोता था, जो मुजारा जो बोलते थे, जो लगान देता था मालिकों को, तो देश आज़ाद हो गया, तो उन्होंने कहा कानून बन गया 17 एकड़ ज़मीन का, तो 17 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो हमें मिलनी चाहिए। जब वो मांगने गए तो मालिक लोगों ने गोलियां चलाई, लोग मारे गए। तो फिर जो ज़मीन तो चाहिए थी, संविधान को लागू करना था, तो पुलिस का काम और सरकारों का काम होना ही चाहिए था कि वो ज़मीन का ईमानदारी से बंटवारा करते। लेकिन जो 1000 एकड़ ज़मीन का मालिक है वो नेता भी है, 1000 एकड़ का मालिक है, उसके घर में कोई जज भी लगा हुआ है, उसके अंदर उसके घर में कोई पुलिस का अफ़सर भी है, कोई फ़ौज का अफ़सर भी है। तो उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन को बाँटने की बजाय उन्हीं का साथ दिया, और दूसरी तरफ जो दबे कुचले लोग थे, जो ज़मीनें माँग रहे थे संविधान के अनुसार, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में माँग थी कि ज़मीन ज़मीन बँट के रहेगी, बोने वाले की ज़मीन, फैक्ट्री उसकी होगी जो फैक्ट्री में काम करता है। तो जब दूसरी तरफ से गोलियाँ चल रही हैं ज़मीन माँगने पे, और वहाँ की पुलिस, वहाँ के नेता, वहाँ का सभी सिस्टम उन्हीं का साथ दे रहा जिनके पास ज़मीन नहीं, तो उन लोगों ने हथियार उठाए अपनी सेफ्टी में, अपने बचाव में, और वो जो पूरा हथियारबंद आंदोलन पूरे देश में फैल गया, नक्सलबाड़ी का आंदोलन तेलंगाना में, आंध्रा में, बिहार में, बंगाल में, बंगाल से शुरू हुआ था, फिर यहाँ इधर पंजाब में, हरियाणा में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, और उसके बाद में बहुत जगह ज़मीनें बाँटी गई। बंगाल में 13 लाख एकड़ ज़मीन बाँटी गई उस आंदोलन के बाद, उस आंदोलन के दबाव में। पंजाब में ज़मीन बाँटी गई। तो अब का दौर ये है कि आदिवासियों के इलाके में अनुसूची का 5वीं अनुसूची ए और ये कुछ लागू होती है कि आदिवासी इलाके के मालिक आदिवासी गाँव हैं, और उनकी ज़मीन बिना ग्राम सभा की मर्ज़ी से आप नहीं ले सकते हो, और भारत की संसद उनकी मालिक नहीं है। राष्ट्रपति जो हमारी है वो मालिक होती है, कानून ये कहता है। लेकिन वहाँ कंपनियाँ क्या करती हैं, कंपनियाँ जाती हैं, ज़मीनें हड़प लेती है। लोग जब विरोध करते कि हमारी ज़मीन, हमारे पहाड़ मत हड़पो, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट गुंडों से उनको का कत्लेआम करते हैं। सलवा जुडूम एक चला था 2005-6 के दौर में, आम नागरिकों को सरकार ने हथियार दे दिए कि आप गाँव खाली कराओ, किसके लिए, कंपनी के लिए। गाँव के लोग, आम लोग ही पैसे के लालच में हथियार देके दूसरे लोगों के खिलाफ खड़े कर दिए। 850 गाँव जलाए गए, और अनगिनत महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं हुई। अनगिनत लोग शिविरों में, लाखों लोग शिविरों में डाल दिए, जो पकड़ा शिविर में डाल दिया, पीछे से ज़मीन हड़प ली। तो उन लोगों ने भी हथियार उठा लिए और कहा कि हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आदिवासियों की हज़ारों सालों से अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो हथियारबंद लड़ाई लड़ते रहे, तीर कमान से लड़ाई लड़ते रहे हैं। चाहे वो असुरों की एक लड़ाई हो देवताओं के खिलाफ कि उन्होंने हथियार डाले अपनी सेफ्टी के लिए जो है, अपनी ज़मीन बचाने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा को वहाँ भगवान कहते हैं। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया अपनी जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। आज भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज की लड़ाई में एक तरफ भारत की सरकार, कारपोरेट लॉबी और पूरी ही सेना, जैसे 7.5 लाख अर्धसैनिक बल वहाँ तैनात किए गए हैं। मोर्टार दागे जा रहे हैं और ये ड्रोन से हमले हैं। अब इस लड़ाई में आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं, और ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये भारत के संविधान का राज है, लोकतंत्र का राज है। तो लोकतंत्र में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अर्धसैनिक बल मरे, सैनिक मरे, पुलिस वाला मरे, या माओवादी के नाम पे आदिवासी मरे, मर रहा है किसान मजदूर का बेटा, बेटी मर रही है, उसको बचाने के लिए हम कहते हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी लोकतंत्र में सरकार की होती है, राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए हैं, और संविधान कहता है कि अपने आंदोलनकारी लोग या सिस्टम से नाराज लोगों से आप बातचीत करोगे। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी जो वहाँ नेतृत्व कर रही है आंदोलन का, उसने कहा है, मैंने प्रेस में बयान पढ़ा है कि हम वार्ता करना चाहते हैं। तो जब वो वार्ता करना चाहते हैं तो भारत सरकार का भी दायित्व बनता है वार्ता करे। और हम जो हिसार में, हरियाणा में जो आम लोग बैठे हैं, जो हम पॉलिटिकली कुछ चीज़ों को देखते हैं और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो दोनों पक्षों में।
ताकि ये खून खराबा रुके। रोजाना जो लोग मर रहे हैं, आज भी खबर है कि 20 नक्सलवादी मारे गए, कुछ दिन पहले खबर थी 31 नक्सलवादी मारे गए, और कभी खबर आती है कि 20 सेना के जवान लड़ाई में मारे गए। हम चाहते हैं रुकना चाहिए, और इसके लिए 1 तारीख को जाट धर्मशाला में 11 बजे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी संगठनों को बुला रहे हैं कि रुकना चाहिए। और जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं, आंदोलन किया जंगल जमीन बचाने के लिए, उनसे भारत सरकार ने बातचीत करनी चाहिए। भारत सरकार इस भारत की जनता के प्रति वफादार होनी चाहिए, न कि कारपोरेट लॉबी के। आज कहीं ना कहीं हमें उल्टा लग रहा है कि वो कारपोरेट लॉबी के ज्यादा पक्ष में है। साम्राज्यवादी जो देश है, अमेरिका है, उसका गठजोड़ है, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रही है। उन्हीं के पक्ष में लूट जो जंगल जमीन की कारपोरेट कर रहा है, लोया निकाल रहा, तो वहां फोर्स लगाई हुई। हम कह रहे हैं कि मत मरवावा आमने सामने किसान मजदूर के बच्चों को। किसके लिए? कारपोरेट के लिए। हम चाहते हैं शांति बननी चाहिए। शांति बनेगी तो कहीं ना कहीं इस देश में हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपसी लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा ये मानना है। चलिए उदय भाई, मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप ये शांति को लेकर जो वार्ता करने जा रहे हैं, आखिर हिसार को चुनने की क्या वजह रही है आपकी? देखो, हम हिसार में काम करते हैं, 20 साल से मैं यहाँ एक्टिविज्म में हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, मजदूर किसानों में काम किया है। मैं लगातार अलग अलग पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखता रहा हूँ, पॉलिटिकल मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पे आर्टिकल लिखता रहा हूँ। एक दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी हम लड़ रहे थे, बीजेपी की सरकार आ गई तब भी हम लड़ रहे, क्योंकि कारपोरेट की जो पॉलिसीज है वो खतरनाक आम जनता के लिए। किसान आंदोलन को हमने पूरा फाइट किया, लड़े हम। फिर मैं जब पत्रकारिता में आया हूँ तो हमारा दायित्व बनता है कि हिसार एक राजनीति के तौर पे इतिहास में भी, यहाँ लाला लाजपत राय ने काम किया है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी आए हैं एक दौर में, यहाँ महात्मा गांधी जी आए हैं, और राजनीति का हिसार एक केंद्र रहा है शुरू से ही। और हिसार से जो आवाज़ जाती है वो शांति की आवाज़ लंबे तक जाएगी। इसलिए हिसार में हम हैं, तो हिसार में हमने ये चुना है कि हिसार एक दिशा दे, खासकर उत्तर भारत के बड़े इलाके को, कि शांति बननी चाहिए। और हम सभी संगठनों को, सभी पार्टियों को इसमें इनविटेशन भेज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि आप आइए, और आपका दायित्व है। क्योंकि किसान आंदोलन भी जब चल रहा था हम कवर कर रहे थे उस टाइम भी, अब उस टाइम भी कहते वार्ता होनी चाहिए। किसानों को रोक लिया था बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे रोक लिया था, उस टाइम भी हम कहते वार्ता होनी चाहिए। और अच्छी बात है, उस टाइम किसान आंदोलन भी चल रहा है और सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ वार्ता की, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने वार्ता के लिए बुला के गिरफ्तार कर लिया और पीछे से आंदोलन खत्म कर दिया। ये जो गैर ईमानदारी, ये सरकार को छोड़नी पड़ेगी अपने देश के लोगों के लिए। अपने लोगों के साथ गैर ईमानदारी नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों ने वोट दिया, वोट चुन के उनको संसद में भेजा, और इसलिए भेजा है कि लोगों के लिए सरकार काम करे। लोकतंत्र में होता ये है कि हमने जिनको चुन के भेजा है वो हमारे लिए पॉलिसी बनाए, 90% लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, न कि 10% कारपोरेट के लिए पॉलिसी बनाए, न कि अमेरिका के लिए, न कि चाइना के लिए, न कि मतलब और जो साम्राज्यवादी मुल्क है उनके लिए पॉलिसी बनाई। वो हमारे लिए पॉलिसी बनाई, हमने चुना उनको, ये हमारा मानना। उदय भाई, मेरे को ये बताइए, क्या इसके अंदर राजनीतिक लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक किसानों के लिए होने वाला है? और अगर राजनीति से अगर कोई पहुंचता है, क्या किसी को इनविटेशन भेजा गया है? और अगर भेजा गया तो किस किस को भेजा गया है? हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, उनको हम इनविटेशन भेज रहे हैं, ठीक है। उसमें कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जितने भी संगठन है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा सवाल ये नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी हैं, जो सीपीएम है, सीपीआई है, एसयूसीआई है, या और कम्युनिस्ट पार्टियां, सबको हम निमंत्रण भेज रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप आगे आइए। कितने आ पाते नहीं आ पाते वो अलग चीज है, लेकिन हम अपना दायित्व निभा रहे हैं इस दौर में, कि जब पूरा ही एक डर का माहौल है, कि एक प्रोफेसर ने टिप्पणी की, कुछ पॉलिटिकल का प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है, लेखक है, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक बीजेपी का मंत्री, हमारी आर्मी की जो ऑफिसर है, उसको कहता है आतंकवादियों की बहन, उसको बीजेपी ने नहीं काढ़ा, उसको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन एक प्रोफेसर ने टिप्पणी कर दी, उसकी इतनी टिप्पणी गलत थी नहीं, उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, स्वागत है कि जमानत मिली है। लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों है कि एक मंत्री कह रहा कि सेना झुकती है
प्रधानमंत्री मोदी के आगे, जो सेना सबसे बड़ी स्वायत्त संस्था है, वो कैसे किसी प्रधानमंत्री आगे झुक सकती है? लेकिन वो कह रहा है उस पे कोई कार्रवाई नहीं। ये जो चीज है, तो हमने बीजेपी को छोड़ के, और बीजेपी के जो संगठन है, जो यहाँ रोजाना हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करते हैं, रोजाना अंधभक्ति में गड़बड़ करते हैं, उनको बुलाने की बजाय बाकी विपक्ष, बुद्धिजीवी और जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उनको हमने आमंत्रण दिया। उदय भाई, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी के किसी नेता को निमंत्रण नहीं भेजा, तो जब तक आप उनको निमंत्रण नहीं भेजेंगे, जब तक आप उनको बैठ के नहीं समझाएंगे, जब तक आप उनको आईना नहीं दिखाएंगे, तो वो देखेंगे कैसे? आईना दिखाना भी तो जरूरी है। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो सरकार में, बीजेपी आज सरकार में है। बीजेपी का कोई भी नेता ने, अभी तिरंगा यात्रा आपने देखी होगी, हमने भी देखी तिरंगा यात्रा। उस तिरंगा यात्रा में एक भी बीजेपी के नेता ने उस बीजेपी के मंत्री की आलोचना नहीं की जिसने कर्नल सोफिया के खिलाफ बयान दिया। एक भी, कभी भी वो बीजेपी की जो वो है, अगर हमें अच्छा लगे बीजेपी के मंत्री, हरियाणा के मंत्री, कहीं के मंत्री कहे कि ये खून खराबा रुकना चाहिए, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का गृह मंत्री अमित शाह कह रहा है कि हम सफाया कर देंगे, 2025 तक हम सब खत्म कर देंगे। ये भाषा एक लोकतंत्र में गृह मंत्री की नहीं हो सकती है। वार्ता में, हाँ, लोकतंत्र में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्री वो एक जिम्मेवार पद पे बैठे होते हैं, उनको संविधान के अनुरूप बोलना पड़ेगा कि हम शांति की बात करेंगे। अब दूसरा जो पक्ष है, जो हथियारबंद है, वो जब कह रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आप कह रहे नहीं हम सबका सफाया करेंगे, तो ये लोकतंत्र में जो भाषा बोल रहे हैं उनसे कोई उम्मीद बची नहीं है। इसलिए हम बीजेपी से किसी को बुला नहीं रही, ये मामला है। चलिए सर, अभी जो इस वीडियो को देख रहे हो, आने वाली 1 तारीख को जो आपका जो प्रोग्राम आयोजित आप लोग कर रहे हो, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से हिसार के पर्सनली जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि हिसार ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को वो न आ सके, लेकिन हमारे कार्यक्रम के पक्ष में, अगर वो भारत के संविधान को, बाबा साहब को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, तो लोकतंत्र को मानने वाले प्रत्येक को इस शांति की बात करनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम के समर्थन में बोलना चाहिए। और हमारे प्रोग्राम के समर्थन में न बोल सके तो शांति की बात तो करनी चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच में 3 से 4 दिन का ये भी हुआ था, और इसमें अनेक लोग मारे गए हैं, दोनों तरफ से भी, उधर के भी जवान मारे गए हैं, इधर के भी जवान मारे गए हैं, उधर के नागरिक भी मारे गए हैं, इधर के नागरिक भी मारे गए हैं। और जिनके घर से जो मरा है उनसे पूछ के देखिए कितना युद्ध में उसका तो सब कुछ लुट गया। और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि आम नागरिक तक मारा जाता, जैसे पाकिस्तान की गोलीबारी से जो कश्मीर के अंदर जो आम नागरिकों के मकान टूट गए, आम नागरिक मारे गए हैं, उनको कोई सरकार मुआवजा नहीं देती, उनका घर बना के नहीं देती। आप सोचिए कि वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक घर बनाया, वो तब तबाह हो गया, किस लिए? युद्ध में। आतंकवाद किसी ने फैलाया, आतंकवाद का जवाब किसी ने दिया, उस पे कोई जांच होती नहीं होती, उस पे बात करने की बजाय पीड़ित कौन हुआ? दोनों तरफ के नागरिक हुए। जब गोली चलती ना, वो ये नहीं देखती कि वो आतंकवादी की छाती में लगी किसको लगी, उसकी सीध में जो आएगा उसको लगेगी। गोली की बात तो मेरे को पता है, आप याद कीजिए, ठीक है, याद कीजिए उस टाइम भी झगड़ा किसी का था, किसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो राजनीतिक स्वार्थ क्या था। दिल्ली दंगों में एक पक्ष आंदोलन कर रहा था, उससे विरुद्ध दौर में बातचीत करने की बजाय दंगे हुए, दंगों के बाद में गोलियां चली, आम नागरिक मारे गए, और आपको भी गोलियां लगी थी, हमने इस पे इंटरव्यू किया है। और आपके पक्ष में कौन आया कौन नहीं आया वो भी हम देखते हैं। इसलिए आम नागरिक जब पीड़ित होता ना, उसके पक्ष में कोई नहीं आता है। और अंधराष्ट्रवाद का जो है ना, ये तिरंगा यात्राएं, ये तिरंगा यात्रा निकालने वाले कभी उनके घर नहीं जाएंगे, जो आम नागरिक भारत के मारे गए हैं उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। बस एक जुनून है कि हमने जीत लिया, उधर से पाकिस्तान वाले कह रहे हमने जीत लिया, इधर से कह रहे हमने जीत लिया। भाई किसको जीत लिया? आम लोग जो मारे गए थे। इसलिए ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मणिपुर में, नागालैंड में, असम में, जहाँ भी युद्ध चला हुआ है, आम नागरिकों के और कारपोरेट के बीच में, कारपोरेट के साथ सरकारें खड़ी है। हम कह रहे हैं वो युद्ध रुकना चाहिए, आम लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और कारपोरेट की लूट बंद होनी चाहिए। कारपोरेट की लूट बंद जब तक नहीं होगी, लोगों की तरफ के आंदोलन कभी बंद नहीं होंगे, लोग लड़ते रहेंगे, मेरा ही मानना। और 1 तारीख को मैं हिसार के नागरिकों को नहीं, सबको कहता हूँ कि जो आ सकता है, जाट धर्मशाला में 11 बजे 1 जून रविवार है, आना चाहिए है, और हमसे बातचीत करनी चाहिए। हमारे मुख्य वक्ता हिमांशु कुमार है, 17 से 18 साल आदिवासियों के बीच में गांधीवादी तरीके से काम किया, एक एक चीज जानते हैं, ठीक है। एतमाम उलक है, विस्थापन विरोधी मोर्चा के हैं, एडवोकेट भी है, वो भी आ रहे हैं।
अच्छे वक्ता हैं, बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या होगा, लोग कितने आएँगे, लेकिन हम दिल से सब से अपील कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो फिलहाल दोस्तों आने वाली 1 तारीख को हिसार के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर शांति की जो है बात रखी जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर आप अगर नहीं भी पहुंच पाए तो इसका प्रसारण जो है वो आपकी खबर के माध्यम से, चाहे वो जनमंच के माध्यम से, वो आप तक पहुंचाया जाएगा और उसके अंदर जो है आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि आपको वो वार्ता कैसी लगी, आप उससे कितना सहमत हैं या नहीं। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना पर लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।